औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मंथली सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और काफ़ी कंसेप्ट्स वगैरह जो हैं हम लोगों ने उसको ऑलरेडी कुछ को कर लिया है। और इस वीडियो के बाद जो है हम हमारा लेक्चर है कि जो थर्ड स्केजुअल की आइटम्स होती हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसको हम स्टडी करेंगे और देन जो है फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे अपनी टुवर्ड्स द मंथली सेल टैक्स रिटर्न की डाटा कंपाइलिंग की तरफ, कंप्यूटेशन की तरफ, और उनके बेस पे जो हमारी फिगर्स जो जनरेट होंगे फाइनेंशियल्स, जो हमारी जो सेल टैक्स की लाइबिलिटी है उसको फिर हम जाके पोर्टल के ऊपर जाके डाटा पंचिंग करेंगे और अपनी लेक्चर को कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके से मंथली सेल टैक्स की रिटर्न को हम फाइल करते हैं। अच्छा, अभी वहाँ पे पोर्टल के ऊपर जाने से पहले आपके साथ एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि वैट का कंसेप्ट ऑलरेडी हम इसको सेकंड लेक्चर में भी काफ़ी जो है डिटेल इन डेप्थ जाकर हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इनवॉइस वाइज जो है मैंने आप लोग आपके साथ एक जो है एग्जाम्पल को शेयर करना है। फिर जो है इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर की तरफ टैक्स पोर्टल की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसके लिए क्या है कि सबसे पहले जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास जो है एक जनरल वैट का कंसेप्ट है, इसको थोड़ी समझ लेते हैं, फिर हम इसकी अपनी वर्किंग देते हैं। अब हमारे पास तीन पार्टीज़ हैं, कंपनी ए है, कंपनी बी है और कंपनी सी है। इस एग्जांपल में जो है ना हम लोग हैं कंपनी बी। कंपनी ए से जो है हम लोगों ने जो है से परचेज़ की है और हमारी जो परचेज़ है ऑब्वियसली वो कंपनी ए के लिए सेल होगी, तो कंपनी ए ने एक सेल टैक्स इन्वॉइस इशू की, ठीक है, और हमने जो है परचेज इन्वॉइस उसको रिसीव कर ली। कंपनी ए के बुक ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री है, कंपनी बी के बुक ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री है। उसके बाद हमने कुछ जो थी सेल रिटर्न कर दी, परचेज रिटर्न की, तो उसके लिए हमारे लिए क्या होगी, वो परचेज रिटर्न यानी कि टैक्स की लैंग्वेज में डेबिट नोट होगा, और कंपनी ए के लिए क्या होगा, वो क्रेडिट नोट होगा। फिर जो हमने जो से कहते हैं हमने जो गुड्स लिए हैं, ठीक है, वो हमने जब आगे थर्ड पार्टी को कंपनी सी को सेल की तो हमने सेल टैक्स इन्वॉइस इशू की, तो उसी तरीके से कंपनी सी ने उसके लिए परचेज इन्वॉइस होगी, उसके बुक ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री होगी। उसके बाद हमें कुछ सामान वापस आ गया, ठीक है, और उसके लिए जो है कंपनी सी ने डेबिट नोट इशू किया और उसके अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग इंटीमेशन डॉक्यूमेंट जो है हम लोगों ने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, और देन जो है कंपनी सी ने सेल के एंड कंज्यूमर को। तो इस एग्जांपल में जो है हम कंपनी बी हैं और कंपनी बी के पर्सपेक्टिव से ही हम चीज़ों को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी ये हमारे पास जो है परफॉर्मा इनवॉइस है। हम ये परफॉर्मा इनवॉइस क्या होती है सेल टैक्स के अंदर, इसकी क्या वैल्यू है और ये किस तरीके से सेल टैक्स में मतलब कि हमें मदद दे सकती है, तो वो हम जब आज के लेक्चर को कंपाइल करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में हम इसको स्टडी कर लेंगे। तो अभी हम डायरेक्ट आते हैं सेल टैक्स इनवॉइस के ऊपर कि कंपनी ए की तरफ से हमें ये सेल टैक्स इनवॉइस इशू हुई है। अब ये जिस तरह मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि एक हमारे पास एक इनवॉइस है जिसके ऊपर वो फेडरल की और सर्विसेज की, गुड्स और सर्विसेज दोनों की एंट्री है एक इनवॉइस के ऊपर। तो ये अभी कंपनी ए की इन्वॉइस है, उसके लिए सेल टैक्स इन्वॉइस थी। तो सेलर जो था वो कंपनी ए था और बायर जो है कंपनी बी यानी कि हम लोग हैं। अब यहाँ पे जो है गुड्स हैं एफ बी आर के वो ब्लू में हैं और जो सर्विसेज है वो ग्रीन में है। एक कलर डिफाइन करने के लिए इजी हो जाएगा। अब हमें जब ये इन्वॉइस इशू हुई है ना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बुक ऑफ अकाउंट्स में कंपनी ए की क्या एंट्री हुई होगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आते हैं कंपनी, तो सिंपल उसी तरीके से क्या किया कंपनी ने, ट्रेड डेटर्स को हमें क्या किया, रिसीवेबल किया डेबिट से, ठीक है, डेबिट किया 300 से, टोटल उसकी अमाउंट आ गई, कितनी अमाउंट थी 300 और उसके बाद जो है जो सेल टैक्स उसने हमें चार्ज किया उसके लिए सेलर के लिए आउटपुट टैक्स था वो कितना था 42,500, उसका एफ बी आर का आ गया, और सर्विसेज के ऊपर जो उसने हमें चार्ज किया वो 1,360 आ गया। देन जो है उसका जो सेल रेवेन्यू था प्योर वो 250,000 था गुड्स के केस में, 250,000, और जो सर्विसेज का था उसने हमें चार्ज किया वो 8,500। तो ये उसकी बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कंप्लीट हो गई। अब जब ये हमने इन्वॉइस हम लोगों ने कंपनी बी हम लोगों ने रिसीव की, तो उसी तरीके से जो है मैंने क्या किया, अपने स्टॉक को या अपने परचेज अकाउंट को जो है मैंने डेबिट किया 250,000 से, ठीक है। अब देखें जो कंपनी ए की सेल थी वो हमारे लिए जो है कॉस्ट है हमारे लिए और उसी तरीके से जो सर्विसेज में उसकी सेल थी वो हमारे लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और उसके बाद जो उसका आउटपुट टैक्स था वो हमारे लिए इनपुट टैक्स है, और जो सर्विसेज के ऊपर उसका इनपुट टैक्स था वो हमारे लिए सर्विसेज का जो है उसके लिए जो कंपनी ए के लिए आउटपुट टैक्स था वो हमारे लिए इनपुट टैक्स है। और टोटल अमाउंट से हमने ट्रेड क्रेडिटर कंपनी ए यानी कि लाइबिलिटी स्टैंड कर दी कि हमने कंपनी ए को जो है इतने पैसे देने हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम अज्यूम करते हैं कि हम सेल टैक्स की रिटर्न जो थी जमा करवा चुके थे, और हमने क्वांटिटी ली ना 50, इसमें से हमने कुछ क्वांटिटी रिटर्न कर दी। अब से हम कहते हैं कि जनाब हम लोगों ने
25 अब 50% जो है ना हम लोगों ने परचेज़ रिटर्न कर दिया कंपनी ए को। तो उस केस में क्या हुआ कि कंपनी बी ने सबसे पहले तो हम कंपनी बी हैं तो हम लोगों ने जो है वो डेबिट नोट इशू किया। हमने कहा कि नहीं यार, हमें आपने जो सेल किया ना ये 50 क्वांटिटी, ठीक है, हमें ये 50 नहीं चाहिए थी, हमें 25 चाहिए थी, तो लिहाजा हम आपको है जो 25 रिटर्न कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, अब हम अज्यूम करते हैं कि हम इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके थे 100% का, तो अब हमने चूंकि रिटर्न करना है तो अब हम क्या करते हैं, हम उसका डेबिट नोट इशू करते हैं। अब डेबिट नोट जब इशू किया तो मैंने सिंपली क्या किया कि 2500 की जो क्वांटिटी थी ना सेम रेट के ऊपर उसको वापस कर दी। अब जब मैंने डेबिट नोट इशू किया तो देखें उसने ये मेरा डेबिट नोट है, ठीक है, और कंपनी ए के लिए क्रेडिट नोट है। जब कंपनी ए ने मुझे एज अ इंटीमेशन डॉक्यूमेंट कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट टू माई डेबिट नोट उसने इशू किया, तो आप ये देखें कि सेम अमाउंट है, ठीक है, और कंपनी बी की भी और जो हमने जो डेबिट नोट इशू किया वो भी सेम है। तो क्या है इसमें हमने उसको बता दिया कि ये सप्लायर हमारा ये था और यहाँ पे है बायर का गलत हो गया, ये सप्लायर ए ही है और बायर में कंपनी बी ही आती है जिस तरह यहाँ पे हमारे पास आना था। वो डाटा के है वो है, चलें उसको इग्नोर करते हैं हम। अच्छा, उसके बाद क्या है कि सेम उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, जो उसने जिस अमाउंट से क्रेडिट नोट इशू किया हमने भी उसको उस अमाउंट से जो है वो डेबिट नोट इशू किया। तो सबसे पहले जब उसने कंपनी ए ने डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया तो उसकी जो बुक ऑफ अकाउंट्स थी कंपनी ए की, वो क्या हुई कि कंपनी ए ने 50% अमाउंट से, यानी कि हमें जब इसने इशू किया तो 125,000 से उसने हमें करना था क्रेडिट और 151,000 से उसने हमें टोटल अमाउंट से जो है वो कर दिया क्रेडिट। क्योंकि पहले उसने डेबिट हमारा रिसीवेबल खड़ा किया हुआ था, अब चूंकि हमने उसको वापस कर दिया तो असल में क्या होती है, जो सेल रिवर्सल होती है, जो क्रेडिट नोट होता है वो असल सेल टैक्स इनवॉइस की ओरिजिनल एंटिटी का रिवर्सल होती है। तो जो चीज़ पहले डेबिट हुई वो क्रेडिट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि जब सेल रिवर्सल या परचेज़ रिटर्न होती है ना तो वो डायरेक्ट हम परचेज़ के अकाउंट को हिट नहीं करवाते। उसके लिए हमारे पास परचेज़ रिटर्न का बाकायदा इसका ना कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। अब कॉन्ट्रा अकाउंट क्या है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट भी होता है, कॉन्ट्रा लाइबिलिटी अकाउंट भी होता है, ठीक है। तो मैं उस कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट भी होता है, तो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा क्योंकि हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ टैक्स प्रैक्टिशनर होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों की ना नॉन अकाउंटेंसी बैकग्राउंड होता है। तो मैं अभी उस केस को नहीं डिस्कस करा, सिंपलिसिटी के लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो सेल के टाइम पे ओरिजिनल एंट्री की थी ना, मैंने डायरेक्ट उसको उसका रिवर्सल डाल दिया 151,000 से। तो मैंने 151,000 से अपनी ट्रेड डेटर को कम कर दिया। अब आउटपुट टैक्स जो था मेरा उसी तरीके से वो 21,000 पहले मैंने उसका क्रेडिट किया, अब मैंने रिवर्सल की तो मैंने डेबिट कर दिया अपने आउटपुट टैक्स को और अपने मैंने इस सर्विस वाले को भी। अब जो मेरी पहले जो सेल थी ना 2.5 लाख की थी, मैंने 50% वापस की तो वो 1,25,000 हो गया। तो 1,25,000 मैंने सेल अपनी जो है वो डेबिट कर दी, अपनी कम कर दी। और उसी तरीके से जब कंपनी बी ने, ठीक है, डेबिट नोट इशू किया, यानी कि हम लोगों ने डेबिट नोट इशू किया, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज़ें पहले हमने यहाँ पे डेबिट किया हुआ था अपने स्टॉक को, तो मैंने 50% से अपने डेबिट नोट को क्या किया, स्टॉक को मैंने क्रेडिट कर दिया ये इस अमाउंट के तहत। उसके बाद मैंने क्या किया, सर्विस में मैंने 4,250 को मैंने रिटर्न किया उसकी मैंने, तो मैंने 4,250 की मैंने सर्विस अपने फ्रेट के चार्जेस को मैंने कम कर दिया कि जनाब ये हमें नहीं चाहिए, हमें रिटर्न कर दो। उसके बाद जो है उसी तरीके से आउटपुट जो टैक्स था वो मैंने, मेरा जो इनपुट टैक्स था वो पहले डेबिट हुआ था, अब मैंने वो क्रेडिट कर दिया। तो मेरी लाइबिलिटी जो पहले 2,360 से मैंने क्या किया हुआ था, अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ किया, तो मैंने अब अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज़ कर दिया। और यहाँ पे कंपनी ए का जो केस है वो हमारे पास जो है ख़त्म हो गया। कंपनी क्या किया था कि कंपनी ए ने पहले जो थी वो सेल करनी थी, उसके बाद हमने वापस की तो उसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कंपनी बी के, यानी कि हम लोग, अब हम लोगों ने जो स्टॉक अब ख़रीदा है, ठीक है, वो हमने आगे भी तो सेल करना है। अब इसका थोड़ा सा ना मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखें, टोटल जो हमारी परचेजिंग थी वो हमारी थी 250 की, जो हमने यहाँ पे अपने पास डेबिट किया हुआ था, और सर्विस के जो हमें कॉस्ट ऑफ सेल पड़ी वो 8500 की पड़ी। अब हमने जब क्रेडिट नोट इशू किया तो हम लोगों ने क्रेडिट नोट जब इशू किया तो उसकी 50% क्वांटिटी उसको वापस कर दी थी, यानी कि हमारे पास जो है वो ये डेबिट नोट आ रहा है, ये हमारे पास कंपनी बी का डेबिट नोट आ रहा है। तो मैंने 1,25,000 की 50% क्वांटिटी वापस कर दी थी, तो मैंने 1,25,000 जो है उसको माइनस कर दिया। तो टोटल मेरी जो नेट परचेजेज आ गई वो मेरी 1,25,000 की आ गई, और उसी तरीके से सेम मैंने सर्विस के लिए भी कर दिया।
अच्छा, ये तो मेरा परचेज इनवॉइस और डेबिट नोट कंप्लीट हो गया बीइंग अ कंपनी बी। अब कंपनी बी ने आगे सेल करना है, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो मैंने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया ना कंपनी बी ने, वो 50% किया। तो मेरे पास जो स्टॉक था 1,25,000 का, मैंने इसमें 25% इंक्रीज़ किया, ठीक है, सॉरी 50% इंक्रीज़ किया, 50% वैल्यू ऐड की, वैल्यू एडिशन की। अब मैंने इसके ऊपर जो है टैक्स पे करना है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसी तरीके से मैंने मैं अब गुड्स में भी एफबीआर में भी रजिस्टर्ड हूँ, उसी तरीके से मैं पीआरए में भी रजिस्टर्ड हूँ। ज्यूम करते हैं कि हाँ पंजाब में है, तो मैंने अब आगे सर्विस का भी तो चार्ज करना उसको, लॉजिस्टिक का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो मैंने उसका भी 50% ऐड कर दिया। तो अब क्या हुआ कि अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। अब कंपनी बी है, मैंने कंपनी बी बीइंगा कंपनी बी आगे कंपनी सी को सेल किया, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर कंपनी बी है और जो बायर है वो कंपनी सी है। अब मैंने क्या किया कि मैंने वही 25 की जो मेरी क्वांटिटी थी ना, मैंने जब अपना उसमें 50% ऐड किया ना, तो वो हो गया 187,500। तो मैंने उसको ये इन्वॉइस भेजी कि भाई ये आपके एक्सक्लूडिंग वैल्यू है, ये सेल टैक्स चार्ज किया, ये मेरे लिए अब कंपनी बी के लिए जो है वो क्या होगा, आउटपुट टैक्स होगा। और टोटल आगे मेरी वैल्यू गुड्स की आ गई। उसी तरीके से मेरी यहाँ पे जो सर्विस थी जो मैंने 50% एडिशन के साथ उसको सेल किया, आगे आउटपुट टैक्स लगा के मैंने चार्ज कर दिया। अब मेरी एंट्री क्या होगी, सेम उसी तरीके से मैंने कंपनी बी का ट्रेड डेटर को डेबिट किया अपना कि मेरा रिसीवेबल है। आउटपुट टैक्स जो मेरा 31,000 था मेरे गुड्स के ऊपर आ गया। उसी तरीके से जो मेरा सर्विस के ऊपर जो था वो 1080, वो मेरा 1020 आ गया, क्रेडिट आउटपुट टैक्स कर दिया क्योंकि सेल मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेरा रेवेन्यू था वो 187,500 से मैंने अपना रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया गुड्स का और अपनी सर्विसेज का। अब जब ये वाली इन्वॉइस जो है कंपनी जब मेरी ये वाली इन्वॉइस है कंपनी सी ने जब अपने पास रिसीव की, तो कंपनी सी ने अपने पास क्या एंट्री करनी है। अब जो मेरी ये सेल है ना, ये कंपनी बी के लिए क्या होगा, उसका कॉस्ट ऑफ सेल होगी, ठीक है, उसका एक्सपेंस होगा। तो उसी तरीके से मेरे लिए जो सेल थी कंपनी, अब ये कंपनी सी है हमारे पास, ठीक है, कंपनी सी ने एंट्री की, तो मेरे जो उसके पास स्टॉक आया उसने उसको डेबिट कर दिया, सर्विस के एक्सपेंस को उसने डायरेक्ट कॉस्ट में हिट करवा दिया, अपना इनपुट टैक्स जो है वो उसने रिकॉर्ड कर लिया। अब देखें जो मेरा आउटपुट टैक्स था वही उसके लिए इनपुट टैक्स था, ये सर्विस का आ गया। और टोटल उसने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी कंपनी ट्रेड डेटर कंपनी बी के, जी उसने कंपनी बी का ये पेबल है। अच्छा, अब उसके बाद क्या किया, अब इसमें से भी मैंने जो है फ़र्ज़ करें हम अज्यूम करते हैं कंपनी सी ने कहा कि नहीं सर मुझे जो है ना आपकी 25% जो चीज़ें ना उसने 25% हमें रिटर्न कर दी कि यार बस बाई सम रीज़न हमें वो नहीं चाहिए, आप वापस ले लो। तो क्या हुआ कि कंपनी सी ने, अब ये कंपनी सी है, कंपनी सी में देखें बायर जो था वो कंपनी सी है और सेलर कंपनी बी है जो हम लोगों ने सेल किया। अब कंपनी सी ने हमें डेबिट नोट इशू किया। अब जब हमने डेबिट नोट रिसीव किया ना, तो उसने हमें क्या किया कि भाईजान ये आप वापस ले लें 25% मटीरियल, ठीक है, और उसके उसी तरीके से प्रपोर्शनेट में सर्विस चार्जेस आप रिटर्न करें, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए आपकी। अब जब मेरे पास कंपनी बी हूँ, तो डेबिट नोट जब मेरे पास आया तो मैंने उसकी एंट्री क्या करनी है, उसके अगेंस्ट कंपनी सी के डेबिट नोट के अगेंस्ट मैंने कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट जो इंटीमेशन डॉक्यूमेंट है वो मैंने क्रेडिट नोट इशू करना है। तो ये कंपनी सी का क्या है, डेबिट नोट है। और कंपनी सी के लिए जो है मैंने जब अपने पास क्रेडिट नोट इशू किया, ये यहाँ पे नीचे, ठीक है, अब मैंने कंपनी सी को जो है वो क्रेडिट नोट इशू किया। तो देखें बायर जो था मेरा कंपनी सी था, ठीक है। अब मेरे पास जिस अमाउंट से उसने मुझे डेबिट नोट इशू किया है ना, टोटल 56,693, उसी अमाउंट से जो है मैंने उसको 56,693 जो है इशू किया। अब ये क्या होता है कि मैंने उसको डुप्लीकेट मैंने 3 निकाले होंगे, ओरिजिनल मैंने सेंड कर दिया होगा क्रेडिट नोट कंपनी सी को, और 2 मैंने अपने पास रख लिए होंगे। उसी तरीके से कंपनी सी ने ओरिजिनल मुझे सेंड कर दिया होगा डेबिट नोट, बाकी उसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए रख लिए। तो ये इस तरीके से जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपस में एक्सचेंज होते हैं। अब अकाउंट्स के अंदर इसका क्या फ़र्क आता है कि मेरी उसी तरीके से जो सेल थी 25% मैंने मुझे सेल रिटर्न आ गई, तो मेरी ओरिजिनल एंट्री का वो रिवर्सल था। तो क्या हुआ कि मेरा जो ट्रेड डेटर था, ठीक है, पहले वो क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, अब वो मेरा क्रेडिट हो गया, ठीक है। और जो मेरा आउटपुट टैक्स पहले क्रेडिट हो रहा था उतनी ही अमाउंट से जो प्रोपोर्शनेट में वो क्या हुआ, मेरे पास डेबिट एंट्री हुई, तो क्रेडिट में से डेबिट मेरा उतना ही लेस हो गया। और जो सेल रेवेन्यू मैंने यहाँ पे डेबिट किया हुआ था, मैंने 46,000 जो मेरी अमाउंट यहाँ पे आई है 46,875 का, जो मैंने एक्सक्लूडिंग वैल्यू जो रेवेन्यू पहले अपने पास जो लिया हुआ था 87, वो मेरा रिटर्न हो गया। तो मैंने 46 में जो अमाउंट थी वो मैंने अपने रेवेन्यू में से लेस कर दी, रेवेन्यू क्रेडिट था, अब मेरा रेवेन्यू क्या हो रहा है, वो डेबिट हो रहा है। तो टोटल 56,693 से मैंने अपना क्रेडिट नोट इशू कर दिया।
ये 56,693 से, ठीक है। और कंपनी सी ने क्या किया, जब उसने डेबिट नोट इशू किया तो कंपनी सी ने उसी तरीके से जो है अपनी परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट जो है डेबिट नोट इशू किया। तो जो चीज़ उसकी पहले स्टॉक डेबिट हुआ था, फिर स्टॉक क्या हुआ, क्रेडिट। जो उसके इनपुट पहले डेबिट हो रहे थे वो इसके इनपुट क्रेडिट हो गए, और कंपनी सी की जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई। अब आप यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाऊँ, हम कहते हैं ना डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्यों, ये देखें हमारी जो कंपनी बी थी वो उसके बुक ऑफ अकाउंट्स में, कंपनी सी के बुक ऑफ अकाउंट्स में जो थी वो क्रेडिट हुई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई कि कंपनी सी कहती है कि जी हमने कंपनी बी को 2,26,770 रुपये देने हैं। अब जब इसने डेबिट नोट इशू किया तो डेबिट नोट क्यों कहते हैं, क्योंकि आप उस पार्टी को डेबिट कर देते हैं। अब उसने क्या किया, उसने कंपनी बी को 56,000 से डेबिट कर दिया, इसलिए हम इसको डेबिट नोट बोलते हैं कि उसने इस पार्टी के लेजर में जाके उस पार्टी को डेबिट कर दिया। तो क्या हुआ, उसकी अमाउंट जो है मेरी कम हो गई। अब यानी कि कंपनी सी ने मुझे 2,26,770 नहीं देने, उसने टोटल मुझे पैसे देने हैं 1,70,070 रुपये। उसी तरीके से इसको क्रेडिट नोट क्यों बोलते हैं कि पहले जब सेल इनवॉइस मैंने इशू की ट्रेड डेटर को, तो मैंने अपने ट्रेड रिसीवेबल को इंक्रीज़ किया कि जी मैंने जो है कंपनी सी से 2,26,000 लेने हैं। लेकिन जब मैंने क्रेडिट नोट इशू किया तो मैंने अपनी जो लेजर में जाके अपनी कोरस्पॉन्डिंग पार्टी को क्रेडिट कर दिया। ये देखेंगे मैंने क्रेडिट किया, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। अब मैंने यहाँ पे कंपनी सी को क्रेडिट कर दिया, यानी कि मैंने इससे पैसे लेने थे 2,26,000, अब कितने लेने हैं, मैंने नेट 1,70,000। उसी तरीके से तो क्या हुआ, ये मेरे पास जो रिटर्न आ गई कि जी मेरी जो सेल थी 187 की थी, जो मैंने सेल इनवॉइस इशू की थी, और मुझे जो क्रेडिट नोट इशू हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी असल जो नेट सेल आ गई वो 140 आ गई। किस तरीके से, ये देखें मेरी असल जो थी 20% एडिशन के साथ ये सेल थी, और जो मुझे रिटर्न हुई वो तो असल में तो मेरी सेल 1,40,000 की हुई, तो ये 1,40,000 की मेरी होगी। अब कंपनी बी के बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर दो चीज़ें और देख लेते हैं कि मैंने जब मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो मेरे में क्या इफेक्ट आया। मेरी जो सबसे पहले सेल थी 187,500 कितनी थी, वो ये थी जो मेरी इन्वॉइस भी मैंने इशू की हुई थी। मेरी इन्वॉइस के ऊपर ये देखें, जो मैंने अपनी इन्वॉइस इशू की थी से कंपनी बी ने, ठीक है, 187,500 से, तो मेरी 187,500 आ गई। उसके बाद मैंने क्रेडिट नोट इशू किया, वो मेरा क्रेडिट नोट ये आ रहा है। तो कंपनी बी का जो क्रेडिट नोट है, ठीक है, वो क्रेडिट नोट जो मैंने इशू किया कंपनी बी का, वो कितना मैंने किया था 46,875। तो 46,875 आ गया। तो टोटल मेरा नेट क्रेडिट क्या, नेट आउटपुट क्या हुआ कि मेरा जो इसके ऊपर जो सेल टैक्स था, ठीक है, टोटल मेरा जो लेस हो के आ गया नेट आउटपुट ये। अब मैंने परचेज़ कितनी की थी, मैंने परचेज़ की थी 2.5 लाख की, वो मेरे पास ये आ रही है। अच्छा, उसके बाद मैंने जो वापस की थी तो 1,25,000 की मैंने, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो मेरी 1,25,000 की जो है अब होगी। अब आप एक चीज़ नोट करें, मैंने आपको बताया था कि जब क्रेडिट नोट आप इशू करते हैं तो वो आपका लेस होता है, और जब डेबिट नोट इशू करते हैं आप जो है एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी, जो डेबिट नोट देखें। अब यहाँ पे कंपनी सी ने आपको डेबिट नोट इशू किया 46,875, ठीक है, और वही आपने जो है डेबिट नोट आपने एक्सेप्ट किया। जब आपने डेबिट नोट एक्सेप्ट किया तो आपकी जो अमाउंट सॉरी, ये जो डेबिट नोट है, ठीक है, ये आपने जो है इशू करना है। आपने डेबिट नोट इशू किया कि जनाब पिछले महीने मैं 2.5 लाख का जो है इनपुट क्रेडिट ले चुका हूँ। अब उसमें से जो है मैंने ये डेबिट नोट इशू किया 1,25,000 का, तो मेरा अब 1,25,000 के ऊपर जो टैक्स था वो मेरा ऐड बैक हो गया, ठीक है। अब जब मेरा ऐड बैक हुआ तो उसके बाद जो मेरा नेट इफेक्ट निकल आया कि टोटल आउटपुट में से मेरा इनपुट लेस हुआ, तो अब मैंने 2,656 रुपये जो है मैंने जमा करवाने हैं। उसी तरीके से सेल टैक्स रिटर्न में मेरे पे क्या इफेक्ट आया कि मेरी जो मेरा आउटपुट टैक्स था, ठीक है, वो कितना था 6,375। वो मैंने जो इन्वॉइस इशू की हुई थी 6,375, ये सेल टैक्स इन्वॉइस इशू की थी मैंने कंपनी सी को। फिर मुझे इसमें से जब रिटर्न आया तो क्या हुआ कि मेरा 1,594 का क्रेडिट नोट डला। अब ये क्रेडिट नोट डला हुआ है, ठीक है, ये देखें 1,594 का, ये मैंने जो इशू किया कंपनी सी को, और कंपनी सी ने मुझे डेबिट नोट इशू किया। अब यहाँ पे अमाउंट उसी तरीके से लेस हुई जो मेरा जो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल में डला था, ठीक है। फिर मैंने जब डेबिट नोट इशू किया था टोटल मेरे पास जो है वो 8,500 आ गई आपकी, जो है टोटल ये मेरे पास नेट इफेक्ट आ गया कि किस तरीके से काम करता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सेल टैक्स का चार्ट भी बनाया हुआ है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
अब आप ये देखें, जब आपका जो वैट है ना, वैट में क्या होता है कि आपकी नॉर्मली 5 पार्टीज हम अज्यूम करते हैं कि जी वो इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास इंपोर्टर आया, इंपोर्टर ने इंपोर्ट किया और उसका जो सेल किया ना वो होल सेलर को जो रॉ मटेरियल का था उसको जो है सेल कर दिया। अज्यूम करते हैं कि उसके लिए जो इंपोर्टर के लिए जो थी कॉस्ट ऑफ सेल लाख थी, उसने जो है ऑलरेडी उसके पास इनपुट टैक्स 16,000 का पड़ा हुआ था। अब इंपोर्टर ने क्या किया, सेल कर दी 20% इंक्रीज़ करके ऐड करके, ठीक है। और उसमें जो उसके लिए आउटपुट टैक्स हुआ वो क्या निकला कि 1,20,000 के ऊपर जब 17% लिया तो वो 20,400 बन गया। तो असल में वैल्यू एडिशन कितने की हुई, उसको इंपोर्टर को हम एग्जूम करते हैं कि जो चीज़ लाख रुपए की पड़ी उसने आगे होल सेलर को 1,20,000 की बेच दी, ठीक है। तो उसमें से अब सेल टैक्स कितना पे किया, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, तो 444 रुपये जो हैं, 4,444 इंपोर्टर ने पे किए। अब आगे से जो होल सेलर के पास आया तो होल सेलर ने आगे मैन्युफैक्चरर को जो है वो सेल किया। तो मैंने आपको बताया कि जो एक पार्टी की सेल होती है वो दूसरे पार्टी की कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल होती है, एक्सपेंस होता है। तो उसमें जो जो चीज़ उसने सेल की 1,20,000 की, उसने 1,20,000 की उसकी कॉस्ट आगे होल सेलर को। अब होल सेलर ने आगे मैन्युफैक्चरर को सेल किया, तो उसमें क्या हुआ, जो आउटपुट टैक्स था इंपोर्टर के लिए वो इनपुट आ गया होल सेलर के लिए। उसने उसी तरीके से अभी आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ कि सबने ना 20% ही ऐड किया हुआ है। तो क्या हुआ कि होल सेलर ने भी आगे 20% वैल्यू एडिशन की और उसके ऊपर जो टैक्स लिया वो आ गया 24,480 का। तो असल में जो वैल्यू एडिशन हुई, जो मार्जिन था उसका कितना हुआ, 24,000 का। ये इसका सेल में से माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो अब क्या हुआ कि आउटपुट टैक्स में से जब उसने इनपुट लेस किया तो टोटल 4,080 जो है वो जमा करवा दिया किसने, होल सेलर ने। उसी तरीके से मैन्युफैक्चरर ने किया, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर ने किया और उसी तरीके से रिटेलर ने किया। कि क्या हुआ, अब हम सबसे लास्ट में कर लेते हैं कि जो रिटेलर ने जो सेल किया ना अल्टीमेट कंज्यूमर को, ठीक है, उसने एंड कंज्यूमर की तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो सेल थी वो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। उसके बाद इनपुट टैक्स जो है वो वही था जो आउटपुट टैक्स था किसका, डिस्ट्रीब्यूटर का। और सेल उसने 20% एडिशन के साथ की, तो उसके ऊपर जो 20 पर उसने 17% टैक्स ले लिया, वो ले लिया कितना, 42,000 का। तो वैल्यू एडिशन तो असल में कितनी हुई, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल उसने एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की तो 41,000, यही उसका मार्जिन था। तो जो रिटेलर ने जमा करवाया टैक्स वो कैसे जमा करवाया, आउटपुट जो लिया उसमें से उसने माइनस कर दिया अपना 35,251। तो ये जो अमाउंट थी उसने पे टैक्स अथॉरिटी को जमा करवाई। तो इस तरीके से जो है ये जमा करवाते हैं। ये मैंने भी एक यहाँ पे बना दिया तो ताकि आप लोगों के साथ जब ये शीट शेयर करूँ तो आप लोगों को थोड़ा याद करने में भी आसानी हो जाए। तो ये छोटी सी मैंने एग्जांपल दिया आपको किस तरीके से ये एंट्रीज होती हैं। और सेम उसी तरीके से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट छोटी सी यहाँ पे इजी करके बनाई हुई है, वो आप खुद भी देखेंगे तो समझ आ जाएगी। जस्ट अजम्पशन बेसिस के ऊपर है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया वैट का। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस को डिस्कस कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह जो अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर काम करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।